नमस्ते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। इस कार्यक्रम में लंबे समय से हम किसान उत्पादक संगठनों पर चर्चा भी करते रहे हैं और इन संगठनों के शानदार कामों को उनके ही लोकेशन से हमने कहानी के तौर पर आप तक पहुंचाया भी है। यही कारण है कि एफपीसी के नाम से लोकप्रिय इस बेहतरीन मॉडल को लेकर हमें आपसे दर्जनों जिज्ञासाएं प्राप्त होती रहती हैं, जैसे कि इनका गठन कैसे किया जाए, ये काम कैसे करती हैं और इसमें किस तरह की मुश्किलों से रूबरू होना पड़ सकता है। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने दो ऐसे खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ा है जो वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एफपीओ तथा एफपीसी के कामकाज के हर पहलू से पूरी तरह परिचित हैं। आइए पहले आपका इनसे परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं योगेश द्विवेदी, जो एफपीसी समूह मध्य भारत के सीईओ हैं। यह मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 112 किसान उत्पादक संगठनों या किसान उत्पादक कंपनियों का समूह है और योगेश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहन भिसे, जो लातूर की एरोमा ऑर्गेनिक एफपीसी के डायरेक्टर हैं और महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग में दशकों काम करने के बाद से पिछले 4 साल से लगातार इस एफपीसी से जुड़े हैं। भिसे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहन भिसे हमारे साथ लातूर से जुड़े हैं। आप दोनों के साथ इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। योगेश जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। क्योंकि आप कई सारे, अब तो 100 से ज्यादा ऐसे एफपीसी हो गए हैं जिनसे आप सीधे जुड़े हैं। आप एफपीसी को एकदम शुरू से कहा जाए कि जब उनके गठन से लेके उनकी मदद भी करते हैं, हर तरह की सलाह देते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो बहुत सारे सवाल हमारे साथ सामने आते रहते हैं किसानों की ओर से कि नाम बहुत हो गया है कि एफपीसी एफपीसी, लेकिन अभी भी किसानों के पास जो जानकारी का अभाव है, उनको ये पता नहीं है कि आखिर गठन करें कैसे, क्या करना चाहिए उनको। थोड़ा संक्षेप में, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि एक पूरा प्रोसेस आप बताएं कि कैसे उसको गठन करें किसान अगर चाहें तो। हाँ, देखिए, एफपीसी का ये बात सत्य है आप जो बोल रहे हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए एफपीओ की 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, तो पूरे देश में एफपीओ को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। पर एफपीओ को लेकर के लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। बेसिकली कई जगह पे चर्चाएं होती रहती हैं और एफपीओ में जो एफपीओ शब्द है, पर्टिकुलरली अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसानों का संगठन है, वो चाहे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या सोसाइटी कोऑपरेटिव जो सहकारिता अधिनियम उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, और जो वास्तविक रूप से तो जो किसान संगठन है, कोई भी 10 या उससे अधिक किसान मिल करके वो प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट का जो सेक्शन 9A है उसके अंतर्गत स्पेशल जो क्लॉज है जिसमें सहकारिता के सिद्धांतों को समावेश किया गया है, उसके अंतर मिल करके वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सहकारिता में भी उसमें 21 किसानों को लेकर के सामान्यतः 21 किसानों को लेकर के पंजीयन होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने नई गाइडलाइन दिया है उसमें उन्होंने उसकी जो संख्या है 10 से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। कोई भी ऐसे किसान जो समान एक्टिविटी काम कर रहे हैं, जो ऐसे काम में जिनकी गतिविधियां समान है, जो एक तरह उत्पाद कर रहे हैं, जो एक तरह की कृषि का कार्य कर रहे हैं, वो लोग मिल करके और उनको बाजार की समस्याएं हैं, खेती संबंधी समस्याएं हैं, उसको समाधान करने के लिए वो अपना एफपीओ बना सकते हैं। लेकिन सरकार ने भी ये कर दिया है कि उसमें जो संख्या होनी चाहिए किसानों की वो 300 किसान होने चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। अच्छा, एफपीओ को 10 किसानों को, इसमें आपको होता है पंजीयन 10 किसानों को लेकर होगा। उस पंजीयन कराने के लिए उनको अपने नजदीकी जो कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे मिलना होगा, या सहकारी जो संस्था के जो रजिस्ट्रार होते हैं जिले स्तर पे उनसे मिलना होता है। उनमें किसानों के जो है पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, अगर किसानों का पैन कार्ड नहीं बना तो पैन कार्ड बनवाना होता है, तो शुरू के जो प्रमोटर उनका पैन कार्ड भी अनिवार्य है, उसका आधार कार्ड लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज उनको एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देने पड़ते हैं। और इसके साथ भी कम से कम जो है 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए 10 लोगों का 10,000 रुपए के हिसाब से अंश पूंजी जो है उनको
जमा करनी होगी। तो 1 लाख रुपए के साथ मिनिमम 1 लाख रुपए, और वो जो है अपनी एफपीओ की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार ने ये कहा है कि एफपीओ, हम उसको एफपीओ तभी मानेंगे क्योंकि ये किसानों का एक संगठन है, तो इसमें संख्या को लेके उन्होंने एक सीमा निर्धारण कर दिया है। अभी की अगर वो मैदानी क्षेत्रों में एफपीओ बन रहा है भारत में, तो 300 किसान होने चाहिए, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तर पूर्वी राज्यों में है जहाँ की जनसंख्या थोड़ा विरल है, तो वहां पे 150 रख दिया है। तो ये बेसिक है, कम से कम 300 किसान होने चाहिए और एक समान गतिविधि करने वाले होने चाहिए, और उनको जो है मिल करके वो एफपीओ की शुरुआत कर सकते हैं। जी, ये काफी महत्वपूर्ण और बहुत विस्तृत आपने सारी जानकारी दी है द्विवेदी जी। मोहन भिसे साहब, क्योंकि आप सरकार में एक लंबे समय तक काम आपने किया है और अब आप एफपीसी से भी जुड़ गए हैं, तो इसलिए इस लिहाज से आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपका जो फीडबैक सिस्टम जो भी है, चाहे आप एफपीसी के में काम करते समय जो आपको अब समझ में आता है और जो पहले आप सरकार में थे तब समझ में आता था, कौन कौन से बॉटलनेक्स, कौन कौन सी परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो कोई किसान संगठन इसका जो किसानों का समूह कोई इसका गठन करना चाहता हो, सरकार के पास कौन कौन सी चीजें वो पहले से ध्यान रखे और जो प्रशासन के पास जब वो अर्जी लगाए, तो जिससे कि उसको इसमें आने वाली मुश्किलों से वो बच सके या कागजी कार्रवाई कम से कम हो सके, इस पर आपसे थोड़ा जानकारी हम चाहेंगे। ये जो एफपीओ का फॉर्मेशन जो है, वो फॉर्मेशन है वैसा बहुत इजी प्रोसेस है। ये कंपनी एक्ट के माध्यम से सीएस के आप अप्रोच हुए तो जो मिनिमम 10 लोग रहते हैं शुरू में, तो उनके माध्यम से ये आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसमें कोई ऐसा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आती उसमें। तो महाराष्ट्र में हम यहाँ देखे, महाराष्ट्र में देखे तो आत्मा के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो 2014 से हर डिस्ट्रिक्ट में 14 एफपीओज फॉर्म किए गए, रजिस्टर हुए एमएसपी के माध्यम से। तो उनके फॉर्मेशन में आत्मा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, पूरा गाइडेंस रहा, वो पूरा फॉर्मेशन की। कुल मिलाकर जो आप बात बता रहे हैं उससे ये समझ में आता है भिसे साहब कि अगर जो योगेश द्विवेदी जी ने काफी विस्तार से पूरा प्रोसेस बताया, तो अगर किसान समूह शुरू से ही उस प्रोसेस को फॉलो कर लें और अच्छी तरह से सारी कागजी कार्रवाई करके चलें, तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। काफी सरल प्रक्रिया ये बना कर रखी गई। जी, चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद जो इससे जुड़े दूसरे मुद्दे हैं, यानी बिजनेस का मुद्दा है, चुनौतियां क्या क्या किस तरह की हैं बिजनेस के तौर पे, इन सब पर बात करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीसीज यानी किसान उत्पादक कंपनियों के गठन और उसके कारोबार के बारे में, कैसे वो कारोबार कर सकती है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने विस्तार से समझा कि कैसे कोई किसानों का समूह हो, वो किसान उत्पादक समूह से किसान उत्पादक कंपनियों का अपना फॉर्मेशन कर सकता है। वापस चलते हैं। अब योगेश द्विवेदी और मोहन भिसे हमारे साथ दोनों बने हुए हैं हमारे आज के मेहमान। योगेश जी, अब कारोबार पर आते हैं। बात हमने अभी पूरी की कि कैसे गठन हो गया। अब कारोबार कैसे शुरू करना चाहिए एफपीसी के लिए? पहले
क्या ऐसे चरण हैं, क्या ऐसी सावधानियां हैं जो उनको कारोबार की शुरुआत करने के समय ध्यान में रखना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए? बेसिकली अगर एफपीओ निर्माण के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है मोबिलाइजेशन फेज होता है, दूसरा चरण होता है इनकॉर्पोरेशन होता है जिसमें न पंजीयन होता है, तीसरा होता है बिजनेस जो प्लान डेवलपमेंट होता है, और चौथा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट फेज, बिजनेस रनिंग फेज होता है। इस तरह के 4 चरण होते हैं। यहाँ पे जो पहला चरण जो मोबिलाइजेशन का है, उसमें जैसे एफपीओ को लेकर के थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये भुवन जी बड़ा महत्वपूर्ण है कि एफपीओ को केवल 10 लोगों को पंजीयन करा लेना ही एफपीओ का काम नहीं है। एफपीओ का जो उद्देश्य है कि मिल करके लोग हैं, एक समान एक्टिविटी कार्य करने वाले लोग, और वो एक किसी उद्देश्य को लेकर के एफपीओ का निर्माण किए हुए हैं, ठीक है। तो इस काम में करने के लिए उसमें जो है एक बिजनेस प्लान डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण चरण है। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण चरण है कि वो क्या काम करने वाले हैं। अगर कहीं पे गेहूं की बात है या दाल की बात है, उसमें क्या वैल्यू एडिंग करना चाहते हैं, कैसे हम उसकी बाजार की हमारी समस्या है। तो ये जो प्लानिंग है, ये जिसको कि हम व्यवसाय नियोजन कहते हैं, व्यवसाय प्लानिंग, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक दस्तावेज हमें तैयार करना होता है, क्योंकि वो दस्तावेज के आधार पर ही बैंक से फाइनेंस ले पाएंगे, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, कितना हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, मैं एक सबके दर्शकों के सामने एक बात जरूर रखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी एफपीओ को लेकर के लोग, काफी सारे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये किसानों का संगठन है। इसमें बड़ा कानून में बहुत क्लियर है कि ऐसे व्यक्ति जो खुद भी कृषि व्यवसाय में या ऐसा काम जो एफपीओ करना चाहता है, उसमें अगर वो खुद ही लगे हुए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होगा, और वो अगर व्यवसायी अगर इसको लेके बनाते हैं तो उसके सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा, एक महत्वपूर्ण सबको दर्शकों को जानना जरूरी है कि कई जगह ये देखा गया है कि एफपीओ में जो सीईओ है वही चेयरमैन हो जाता है। ये कोऑपरेटिव की जो है एक विसंगति थी, जिसको लेकर के जो वैद्यनाथन कमेटी और भारत सरकार की जो वाई की अलग कमेटी थी, कि आप जो सीईओ होंगे वो जो है वो शेयर होल्डिंग फैमिली से नहीं होंगे जी। सीईओ होगा, उसमें लिखा एक धारा है प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 581W, वो बोलती है कि एवरी प्रोड्यूसर कंपनी मस्ट हैव ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन एज ए सीईओ he should not be from the shareholding family। वो शेयर होल्डिंग फैमिली से नहीं होगा। और इसको क्यों रखा गया है? ताकि वो व्यक्ति जो है सभी अपने सदस्यों के साथ समान व्यवहार कर सके, और वो व्यक्ति उस व्यवसाय के बारे में जानकार होना चाहिए। कोऑपरेटिव में यही दिक्कतें थी, क्योंकि जिनको रखा जाता था वो कोई नीति होते थे, कर दिया जाता था उनको। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें एक सीईओ होना चाहिए, कंपलसरी है कानून के हिसाब से, और वो व्यक्ति प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए, अपने वो संचालक मंडल के पद दायित्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला चरण जो आपने, दूसरा व्यवसाय नियोजन में मैंने बोला से बिजनेस प्लानिंग, तो बिजनेस प्लानिंग पहला चरण है, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट करना है। इसके बाद उसके नियोजन के लिए उसको टीम तैयार करनी है। जैसे मैंने, किसानों ने संगठन बना लिया, लेकिन उसमें टीम चाहिए, उसमें प्रोफेशनल चाहिए, उसमें फाइनेंस का जानने वाला होना चाहिए, व्यवसाय को जो है मार्केट का जानने वाला होना चाहिए। तो टीम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्रियान्वयन में, उस बिजनेस प्लान के नियोजन में। जैसे साहब ये बताइए कि जैसे अभी जो केंद्र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कृषि सुधारों की जो घोषणा की है, उसमें भी लगातार ये बात आ रही है कि जो किसानों के लिए जो फायदे किए गए हैं, चाहे वो एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इसका ज्यादा फायदा वही किसान उठा सकते हैं जो कहीं ना कहीं एफपीसी के सिस्टम में है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से इन सुविधाओं को, इन जो सरकार की जो घोषणाएं हैं उनसे पैदा होने वाले लाभों का फायदा उठा सकते हैं। इन पर आपको अगर हम कहें तो आप किस तरह से इनको देखते हैं, और क्या लगता है आपको किस तरह की तैयारी एफपीसी को करनी होगी इनका फायदा उठाने के लिए? सर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को। बहुत अच्छे कदम ये इसके बारे में उठाए हैं, मार्केटिंग के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो ऑर्डिनेंस अभी जारी हुआ है उसमें। तो ये मार्केटिंग के बारे में तो अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ईपीएमसी ही था पूरा, लेकिन अब पैरेलल मार्केट शुरू हो गए सर। ये एफपीसी के माध्यम से डायरेक्ट मार्केटिंग जो हो रहा है, प्रोसेसर डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी हम देखा, अभी ये कोविड के बारे में ये डायरेक्ट मार्केटिंग का बहुत बड़ा यहाँ सीन हो गया पूरा। डायरेक्ट प्रोसेसर आए सामने लेने के लिए, बाद में एफपीसी के माध्यम से बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट हुआ अभी हमारे यहाँ पूरा। तो रिफॉर्म्स जो है वो उसका स्वागत करना चाहिए, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी आने वाले समय में आ रहे हैं। कि पहले जो एपीएमसी में खाली अपॉर्चुनिटी थी, तो अभी हम कहीं भी बेच सकते हैं, और बायर को भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर भी अभी विलेज लेवल पे आ रहे हैं बायर्स,
तो इसमें किसान का निश्चित एक कंपटीशन है। कंपटीशन के माध्यम से किसान का अच्छा फायदा इसमें हो जाएगा। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ऑर्डिनेंस है सर, तो उसके बारे में अभी थोड़ा देर लगेगा पूरा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी इतनी जल्दी बायर्स इसमें आना, ये छोटे-छोटे फार्मर जो है स्मॉल और ये अत्यल्प भूधारक जो है, तो इसमें थोड़ा देर लगेगा उसमें। जी, निश्चित तौर पे ये जितने भी विशेषज्ञों से इस कार्यक्रम में हम लगातार बात करते रहे हैं इन कृषि सुधारों पर, और हर कृषि सुधार से जुड़े जो और उनको समझने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि देर लगेगी इनमें, लेकिन ये जरूर है कि ये आनन फानन वाले फैसले भी नहीं हैं, और ये क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, ढांचागत सुधार हैं, इसलिए इनका असर देर से आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे जब जो भी असर आएगा और जब आएगा तो वो बहुत सुदृढ़ होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसके दीर्घकालिक लाभ होंगे, मायने होंगे, और ये किसानों और कृषि जो जगत है पूरा, उसको बहुत ही सकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा। हमारा ये कार्यक्रम मंडी.com और इसमें ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक कंपनियों के गठन से लेकर कारोबार और उनके सामने आने वाली दूसरी चुनौतियों की, और उनसे किस तरह से उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए योगेश द्विवेदी भोपाल से और मोहन भिसे लातूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हमारे दोनों मेहमान। योगेश जी, हमने अभी गठन की बात की, कारोबार की बात की, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं चुनौतियों की। जो एफपीसी में काम करने के लिहाज से कौन से ऐसे मुख्य आपको लगता है कि रोड ब्लॉक्स हैं जहां की एफपीसीज को, और साथ ही मैं कहूंगा कि सरकार को भी जब जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे एक बिंदु आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने कही थी कि जो नियमों के अनुसार जो सीईओ होना चाहिए कंपनी का, वो बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, और हमने लगातार देखा है कि सीईओ की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एफपीसीज में कि अगर सीईओ ही एक तरह से ड्राइव करता है चीजों को, तो ऐसी और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम चुनौतियां भी कह सकते हैं, और अगर उनको ठीक से टैकल कर लिया जाए तो वही अवसर भी हो सकते हैं एफपीसीज के लिए। देखिए भुवन जी, 2-3 पॉइंट है दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एफपीओ में एक जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स, जो सीईओ के रूप में हो या जो है फाइनेंस उनके जो अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में हो, वो महत्वपूर्ण है किसी व्यवसाय चलाने के लिए। एक तो व्यक्ति जो है जो व्यवसाय करने वाला है, क्योंकि आपका जो परिवेश है, जिस परिवेश में हम लोग व्यवसाय की बात कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है। मतलब कि जो भूमंडलीकरण हुआ है व्यापार का या बाजार का, तो हमारा कंपटीशन केवल स्थानीय व्यापारियों से ना होकर के आपको चुनौतियां है, बाजार की बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े जाइंट इस बाजार में काम करते, जो काम हमारे छोटे से लघु किसान लेके हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से वहां जानकार व्यक्ति, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जो कि भारत सरकार ने जो कानून में भी उसको मैंडेटरी किया हुआ है, यद्यपि इसकी जानकारी बहुत लोगों तक नहीं है, तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा। अब चुनौती ये है कि लोग मिल नहीं रहे उस तरह के, क्योंकि जो 20 स्कूल के लोग हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट है, वो गांव में आकर के ग्रामीण परिवेश में काम करना बहुत बड़ा कठिन है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल तैयार करने हैं जो गांव स्तर पे जो कठिन परिस्थितियों में रह करके ये काम कर सके। और ये हमारे लिए आपके पास आईटीआई और इस तरह के इंडस्ट्रियल जब देश में विकास हुआ है, तो इस तरह के संस्थान खोले गए थे। तो ये काम एक महत्वपूर्ण है। एग्री बिजनेस प्रोफेशनल, रूरल एग्री बिजनेस प्रोफेशनल बड़े पैमाने में हमें तैयार करने पड़ेंगे। एक ये बड़ा काम है।
क्योंकि बिना इसके ये चीजें उतनी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि किसान तो उत्पादन कर रहा है वो कर, लेकिन इसको जो व्यवसायिक रूप देने के लिए वो सहयोग चाहिए और पूरा मॉडल जो है प्रोफेशनल असिस्टेंट से बना। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो वित्त का है, क्योंकि आपको मालूम व्यवसाय बिना वित्त के नहीं होता है, और मैं उसमें 2 स्कीम जो भारत सरकार की है मैं यहाँ पे दोबारा बताना चाहूंगा। जो इक्विटी मैचिंग ग्रांट है भारत सरकार का और क्रेडिट गारंटी फंड है, इक्विटी मैचिंग ग्रांट के अंतर्गत हर किसान को अधिकतम 2,000 रुपए तक का अगर वो किसान उसमें अपनी पूंजी जमा करता है अपने संस्थान में, प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2,000 सरकार उसको दे सकते हैं। अधिकतम 15 लाख रुपए तक का 750 किसान अगर 2,000 रुपए जमा करते हैं, 15 लाख रुपए अपनी पूंजी इकट्ठा करते हैं, तो भारत सरकार उतना ही मैचिंग ग्रांट 15 लाख का दे देगी। दूसरा जो है 2 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड है, पहले वो 1 करोड़ था, अभी जो नई गाइडलाइन है उसमें 2 करोड़ कर दिया है, जिसमें बिना कोलेट्रल के लोन दे रहे हैं। यद्यपि बैंकों में थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, बैंक अभी उतना ज्यादा आगे नहीं आ रहे, पर एसएफएसी और बहुत सारी नाबार्ड, नेफ किसान, ये संस्थाएं लगी हुई हैं जो है और किसके आगे काम आ रहा है। तो हमें आशा है कि आगे आने वाले समय में ये है। लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दा मैं आपको पुनः बोलना चाहूंगा, एचआर और फाइनेंशियल लिंकेज, ये एक अरेंजमेंट जो है, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। मार्केट और बाकी चीजें जब ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे चीजें आगे हम करने में सक्षम होंगी एफपीओस। दरअसल जो 2 मुद्दे योगेश जी ने बताए हैं, हम उनसे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि योगेश द्विवेदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि किसान उत्पादन करना जानता है, लेकिन उसका व्यावसायिक तौर पे, वाणिज्यिक तौर पे उसको किस तरह से आगे लेके चला जाए, ये बड़ा मुद्दा है जहाँ की अक्सर किसान कमजोर पड़ने लगता है। इस बारे में थोड़ा सा मैं मोहन भिसे जी आपसे समझना चाहूंगा कि उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु तो वही है जो योगेश जी ने कहा कि जब एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीईओ होगा तो वो चीजों को ज्यादा बड़े एक परिदृश्य में देख पाएगा और ये चीजें कर पाएगा। तो इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि एफपीसीज में ज्यादा अवेयरनेस और बढ़ाने की जरूरत है? क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस डिस्कवरी जो है ये प्रोड्यूस की, तो वो करना एफपीसी को मालूमात चाहिए। और उसके बारे में अभी जो नए प्लेटफॉर्म जो है, अभी एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, तो एनसीडीएक्स में यदि हम प्रोक्योर करेंगे और एनसीडीएक्स में सौदा लेंगे, वायदा करेंगे, तो निश्चित तौर से हम पहले से भी फार्मर्स को, मेंबर्स को हम कुछ श्योरिटी दे देंगे कि प्राइस की श्योरिटी दे देंगे। तो एनसीडीएक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा है हमारी जगह जो है कॉमन सर्विस सेंटर या हमारा जो प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है उसको मार्केट डिक्लेयर कर दिए, तो वहां से भी सौदे हो सकते हैं, ई नाम पे भी सौदे हो सकते हैं। एफपीसी के इस कॉमन सर्विस सेंटर को ई नाम का दर्जा दे दिया जाए तो वहीं से सौदे हो जाएंगे, तो ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। लोग तो एपीएमसी में कहीं भी जा सकते हैं, एपीएमसी में जा सकते हैं या वही बेच सकते हैं। तरह से देखा जाए तो ये उसी तरह की बात है कि किसानों को जब मार्केटिंग की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा उनको तकनीक आधारित मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जुड़ना होगा। मोहन भिसे जी, योगेश द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के। और बहुत सारे पहलू हैं और लगातार जो योगेश जिक्र कर रहे थे, जो नए गाइडलाइंस आए हैं, जो भारत सरकार ने 10,000 नए एफपीसी के गठन की बात कही है, अगले 5 साल में लक्ष्य रखा है, उस पर काम शुरू हो गया है और कई सारी चीजें बदल हुई हैं पहले के जो नियम हैं उनसे। इन पर हम कोशिश करेंगे मंडी.com में आपके लिए अलग से एक एपिसोड हम चर्चा का करें ताकि हम और विस्तार से इनके बारे में आपको समझा सकें। लेकिन फिलहाल अब वक्त हो गया है हमारा, तो यहाँ मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।